नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्वरूप सोलंकी। जैसा कि लास्ट क्लास में अपन ने आराम साह तक देख लिया था और मैंने बोला था कि मैं आपको अगली क्लास में इल्तुतमिश से शुरू करूंगा। तो आइए आज की क्लास का आगाज करते हैं इल्तुतमिश से। इल्तुतमिश देखिए, इल्तुतमिश के बारे में देखिए। इल्तुतमिश का सबसे पहले शासनकाल देखिए, 1211 से 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश चला। अब प्रश्न ये आता है कि ये इल्तुतमिश था कौन? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ये जो जितने भी राजा बनेंगे किसी ना किसी के गुलाम हुआ करते थे, इसलिए ही इस वंश को गुलाम वंश नाम दिया गया है। तो इल्तुतमिश जैसे ही राजा बना, राजा बनने से पहले बदायूं का गवर्नर था। तो जैसे ही राजा बना, इसके सामने तीन समस्याएं आई। वैसे तो बहुत सारी समस्याएं, लेकिन तीन प्रमुख समस्याएं आई इसके सामने। समस्याएं तो कौन कौन सी समस्या आई? तो पहली समस्या थी इसके सामने प्रशासनिक सुदृढ़ता की समस्या। नंबर 1, प्रशासनिक सुदृढ़ता की समस्या, मतलब प्रशासन को कैसे सुदृढ़ किया जाए, एक समस्या यह थी। दूसरी समस्या थी इसके सामने याल्दोज और कुबाचा की समस्या। याल्दोज और कुबाचा ये दो व्यक्ति के नाम है। ये याल्दोस भी एक व्यक्ति का नाम है और कुबाचा भी व्यक्ति का नाम है, दो अलग अलग व्यक्ति के नाम है। तो दूसरी समस्या याल्दोस और कुबाचा की समस्या। और तीसरी समस्या थी इसके सामने मंगोल समस्या। मंगोल समस्या। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, अपने को क्या पढ़ना है? ये प्रमुख बातें, ये तीनों बातें पढ़नी। प्रशासनिक समस्या को कैसे समाधान करेगा, तो इन समस्याओं को ये कैसे समाधान करता, तो सबसे पहले देखते हैं प्रशासनिक समस्या। तो प्रशासनिक समस्या के अंतर्गत इसने क्या करा? इसने सबसे पहले दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। अच्छा, मैं ये मिटा देता हूं और उसके बाद में इसने क्या क्या करा वो लिख देता हूं। ये अभी याल्दोज और कुबाचा की समस्या आप इतना लिख लीजिए, फिर उसके बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। फिर उसके बाद में मैं इसको मिटा रहा हूं और वापस इसको लिखूंगा। तो देखिए, समस्या में सबसे पहले प्रशासनिक सुदृढ़ता की समस्या में इसने क्या करा? तो इसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। सबसे पहले इसने दिल्ली को राजधानी बनाया। इसीलिए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है, क्योंकि इसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। फिर उसने दूसरा काम क्या करा? इसने दूसरा काम यह करा कि इसने मजलिस खलवत, ये तो नंबर 1 काम करा प्रशासनिक सुदृढ़ता की समस्या को समाधान करने के लिए। नंबर 1, दिल्ली को राजधानी बनाया। नंबर 2, इसने मजलिस खलवत नामक एक मंत्री परिषद की स्थापना की। मजलिस खलवत नामक मंत्री परिषद की स्थापना की। मजलिस खलवत क्या था? मंत्री परिषद था। तीसरी बात, इसने तुर्कदासों को अपने समर्थन में लेने के लिए 40 तुर्क दासों का एक दल बनाया, जिसको नाम दिया गया तुर्कान-ए-चहलगानी। तुर्कान
ए चहलगानी। इसने 40 तुर्कदासों का एक दल बनाया जिसे नाम दिया गया तुर्कान ए चहलगानी। दोस्तों ये प्रश्न आपकी परीक्षा में बहुत बार देखा है कि तुर्कान ए चहलगानी नामक संस्था का गठन किसने करा था, तो ये जवाब है इल्तुतमिश। और ये क्या थे, ये 40 तुर्कदासों का एक दल था, एक ग्रुप था। 40 तुर्कदासों का एक दल था, तुर्कान ए चहलगानी। फिर उसके बाद में इसने क्या करा, चौथा काम करा इसने, एकता या अक्ता प्रणाली चलाई। एकता या अक्ता प्रणाली चलाई। क्या थी ये एकता या अक्ता प्रणाली, तो ये एक बड़ी भूमि का टुकड़ा वो कहलाता था एकता और छोटी भूमि का टुकड़ा वो कहलाता था अक्ता। तो इसने बोला अधिकारियों और कर्मचारियों को कि आप यहां से टैक्स लीजिए और पहले आपकी सैलरी, उस टैक्स से आपकी सैलरी ले लीजिए और उसके बाद में जो पैसा बचता है उसको राजकोष में जमा कर दीजिए। नहीं समझे, देखो समझाता हूं। सपोज दैट कि ये मालवा का पठार पूरा एक जमीन का टुकड़ा, पूरा मालवा का पठार, वर्धमान मालवा के पठार में 18 जिले आते हैं पूर्ण या आंशिक रूप से। तो माना कि ये मालवा का पठार है, इस मालवा के पठार पे जो व्यक्ति राज करेगा वो पहले उसकी सैलरी ले लेगा, वहां पर जो अधिकारी कर्मचारी या सूबेदार हैं वो उसकी सैलरी ले लेगा और फिर जो पैसा बचता है, सैलरी मतलब वेतन ले लेगा, और जो पैसा बचता है उस पैसे को वो राजकोष में जमा करवा देगा। इससे क्या होता था, इससे यह होता था कि अधिकारी कर्मचारियों को उनका वेतन भी मिल जाता था और राजकोष भी भरा जाता था। यह प्रणाली कहलाई एकता या अक्ता प्रणाली। फिर उसके बाद में एक और काम इसने क्या करा, पांचवा काम, इसने जनता के मन में विश्वास जगाने के लिए न्याय की जंजीर लगाई। न्याय की जंजीर लगाई। दोस्तों इतिहास में न्याय की जंजीर दो व्यक्ति ने लगाई है, एक जहांगीर ने लगाई है और एक इल्तुतमिश ने भी लगाई है। तो यदि आपका क्वेश्चन ऐसा आए कि न्याय की जंजीर किसे कहा जाता है, तो वो आंसर है जहांगीर, उसका आंसर है जहांगीर। न्याय की जंजीर जहांगीर को कहा जाता है, पर इसने भी न्याय की जंजीर लगाई थी। न्याय की जंजीर क्या होती है कि सपोज दैट किसी व्यक्ति को न्याय मांगना है, तो ये किसी व्यक्ति को न्याय मांगना है तो राजा साहब तो यहाँ पर राजमहल में रहेगा, तो इसने यहाँ पर एक संगमरमर का शेर बनाया, इसने यहाँ पर संगमरमर का एक शेर बनाया और संगमरमर का शेर बनाया और उस शेर के गले में सोने की घंटी लगा दी और उस घंटी को चौराहे पर लेके लगा, उस घंटी में एक चेन लगाई, जंजीर लगाई और उस जंजीर को चौराहे तक ले गया। तो जिससे क्या होता है, जिससे यह होता है कि यदि किसी व्यक्ति को न्याय चाहिए तो क्या करेगा वो व्यक्ति इस चेन को खींचेगा जिससे घंटी बजेगी, और ये घंटी बजेगी तो राजा साहब को लग जाएगा कि यार कोई व्यक्ति मुझे बुला रहा है, मैं चला जाता हूं। ये न्याय की जंजीर ऐसी थी। फिर उसके बाद में इसने क्या करा आगे जाके, इसने चांदी का टंका नामक सिक्का भी चलाया था। खैर वो जो चांदी का टंका ओरिजिनल वाला है वो शेरशाह सूरी ने चलाया था, लेकिन इसने भी चलाया था। इसने कुछ एक मुद्रा चलाई थी और उन मुद्रा का नाम है, इसने मुद्रा में चांदी का टका चलाया था। ये 100 ये मुद्रा चलाई थी इसने, मुद्रा में चांदी का टंका चलाया था। ये कितने का था, ये 175 ग्रेन का था, 175 ग्रेन का था। और इसने 364 ग्रेन का, ये चांदी का था और ये तांबे का था,
ये तांबे का दाम भी चलाया था, दाम, तांबे का दाम भी चलाया था। इसने सिक्कों पर राजा का नाम तो उत्कीर्ण करवाया, साथ ही इसने टकसाल का नाम भी उत्कीर्ण करवाया था कि ये सिक्का किस टकसाल में बना है, ऐसा इसने उत्कीर्ण करवाया था। तो दोस्तों ये प्रशासनिक समस्या कंप्लीट होती है। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगली समस्या पर आते हैं। चलो 3 समस्या देखनी है अपने को, तो उसमें हमने एक प्रशासनिक समस्या देख ली। अब दूसरी समस्या देखते हैं, याल्दोज और कुबाचा की समस्या। तो दूसरी समस्या याल्दोज और कुबाचा की समस्या। ये 2 अलग अलग व्यक्ति थे, याल्दोज और कुबाचा। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई तो उसके बाद में गजनी साम्राज्य, वैसे जब यूं मान के चलो कुतुबुद्दीन ऐबक की नहीं, मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई तो गजनी साम्राज्य 3 भागों में बट गया था। जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई तो गजनी साम्राज्य 3 भागों में बटा था। एक था लाहौर। लाहौर का राजा कौन था? लाहौर का जो सूबेदार था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ऐबक। और दूसरा था गजनी। और उस समय अब गजनी का राजा बना है याल्दोज। और फिर उसके बाद में तीसरा बटा, गोरी की मृत्यु के बाद में तीसरा का नाम था सिंध। और सिंध का राजा था कुबाचा। मैंने यहां पर ऐबक ही लिखा है, आप कंफ्यूज मत होना कि पढ़ रहे इल्तुतमिश और लिख दिया ऐबक। ये कुतुबुद्दीन ऐबक ही था लाहौर का शासक। फिर ऐबक की मृत्यु के बाद में यहां पर कौन आया था? इल्तुतमिश आया था, इल्तुतमिश। तो दोस्तों ये जो याल्दोज है ना, ये बना गजनी का राजा। ये याल्दोज बना गजनी का राजा। तो ये याल्दोज क्या बोले किसको बोले? इल्तुतमिश को बोले, इल्तुतमिश तू गजनी का गुलाम था। ये याल्दोज इस इल्तुतमिश को बोले कि इल्तुतमिश तू गजनी का गुलाम था, इस नाते तू अब मेरा भी गुलाम। इस नाते तू मुझे क्या कर, तू मुझे समय समय पर टैक्स दे। इल्तुतमिश ने शांतिप्रिय नीति अपनाई और बोले कि दे देंगे यार भाई, टैक्स पैसे कौड़ी कहां है, दे देंगे। तो बोले नहीं तो मुझे टैक्स दे। बोले हाँ दे देंगे, अपन दोनों तो भाई, अपन कोई अलग नहीं है, जब भी आपको जरूरत लगे ले लेना। अब फिर क्या हुआ, तो पहले अपन याल्दोज के बारे में देख लेते हैं। इस याल्दोज के ऊपर आक्रमण हुआ, मुझे मिटाना पड़ेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मुझे मिटाना पड़ेगा क्योंकि पूरा बोर्ड आएगा, इसमें पूरा बोर्ड चाहिए। इस याल्दोज, ये जो याल्दोज था, इस याल्दोज के ऊपर ख्वारिज्म, यादा खा लिखा है, ख्वारिज्म के राजा, ख्वारिज्म के शाह, राजा को शाह बोलते थे, ख्वारिज्म के शाह जलालुद्दीन मंगबर्नी का आक्रमण हुआ। जलालुद्दीन मंगबर्नी किसके ऊपर हुआ? इस याल्दोज के ऊपर ख्वारिज्म के राजा जलालुद्दीन मंगबर्नी का आक्रमण हुआ। तो ये याल्दोज किधर भागा? तो याल्दोज भागा भारत की तरफ। और भारत में किसका राज? भारत में इल्तुतमिश का राज। तो अब बोले ये याल्दोज इल्तुतमिश को बोले अब मेरे ऊपर आक्रमण हो गया,
और तू गजनी का गुलाम था, इस नाते अब तू मेरा भी गुलाम, तो चल गद्दी से हट, अब मैं दिल्ली का शासन में संभालूंगा। इल्तुतमिश ने बोला, बोले बेवकूफ व्यक्ति, राजपाट इतना आसानी से मिल जाएगा क्या, नहीं देना। तो बोले ठीक है, फिर युद्ध के लिए तैयार हो जा। तो बोले हाँ, युद्ध के लिए तैयार हो जा। तो क्या हुआ दोस्तों, अभी तक आपने तराइन के 2 युद्ध ही देखे होंगे। एक युद्ध आपने तराइन का प्रथम युद्ध देखा होगा, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था। एक तराइन का द्वितीय युद्ध देखा होगा, लेकिन तराइन के 3 युद्ध होते हैं। अब यहां पर तराइन का तीसरा युद्ध हुआ। कब हुआ? 1200, मैं यहीं पर लिख देता हूं, 1215 ईस्वी में तराइन का तीसरा युद्ध हुआ। इस तराइन के तीसरे युद्ध में इल्तुतमिश ने किसको पराजित कर दिया? इस याल्दोस को पराजित कर दिया, याल्दोस को पराजित कर दिया। इस प्रकार से तराइन के तृतीय युद्ध में इल्तुतमिश जीता और याल्दोस हारा, और पराजित करने के बाद में याल्दोस की हत्या कर दी। इस प्रकार से याल्दोस नामक व्यक्ति की समस्या का समाधान हो जाता है। फिर दूसरी समस्या कौन सी आती है? देखिए 3 समस्या है। एक प्रशासनिक सुदृढ़ता की समस्या, उसको हमने देख लिया। फिर दूसरी याल्दोस की समस्या, और याल्दोस के साथ में एक और लिखी थी हमने, कुबाचा की समस्या। तो अगली समस्या आती है कुबाचा की समस्या। तो अब कुबाचा क्या था, कुबाचा की क्या समस्या थी? तो देखिए, ये भारत, अभी अपन सिंपल भारत बना लेते हैं, फिर उसके बाद में जब मैं आपको भारत का भूगोल पढ़ाऊंगा तो भारत का मैप बनाना भी सिखाऊंगा। तो ये भारत, और ये यहां पर था सिंध, सिंध नामक क्षेत्र था, और यहां पर था लाहौर, और यहां पर है दिल्ली। तो क्या हुआ, ये पूरा क्षेत्र पर किसका अधिकार था? ये पूरे क्षेत्र पर इल्तुतमिश का अधिकार था। तो और सिंध पर किसका अधिकार था? सिंध पर कुबाचा का अधिकार था, कुबाचा। तो क्या हुआ, इस लाहौर प्राप्त, ये वाला क्षेत्र लाहौर, इस लाहौर प्राप्ति के उद्देश्य से कुबाचा क्या करे, लाहौर पर आक्रमण करे, भारत पर आक्रमण करे। वो कैसे करे कि जब ये इल्तुतमिश यहां पर दिल्ली में बैठा, इल्तुतमिश दिल्ली से बाहर जाए तो कुबाचा इसके ऊपर आक्रमण कर दे, और जब इल्तुतमिश वापस आए तो कुबाचा वापस भाग जाए। इल्तुतमिश बाहर जाए तो कुबाचा इसके ऊपर आक्रमण कर दे, और इल्तुतमिश अंदर आए तो ये वापस भाग जाए। ये चूहे के जैसा व्यक्ति, चूहा भी ऐसा ही करता है ना, कि जब व्यक्ति अंदर आए तो चूहा भाग जाए, और व्यक्ति जब बाहर चला जाए चूहा वापस बिल में आ जाए, बिल से बाहर आ जाए। तो ये ऐसा काम करता था। अब क्या हुआ कि अब इल्तुतमिश ने करा प्लान सेट कि यार, ऐसा इसने कब से कब तक करा? ऐसा इसने 10 साल तक करा, ऐसा इसने 10 साल तक करा। कब से कब तक करा इसने? 1217 से 1227 तक, 1227 तक 10 साल तक इसने ऐसा करा। क्या करा कि जब इल्तुतमिश दिल्ली से बाहर जाए तो ये वापस, इल्तुतमिश दिल्ली से बाहर जाए तो ये लाहौर पर आक्रमण कर दे और लाहौर को लूटे, और ये जब इल्तुतमिश वापस अंदर आए तो ये भाग जाए लूटकर। अब इल्तुतमिश ने प्लान सेट करा और बोले कि घोषणा कर दो, मैं 1.5 से 2 महीने तक बाहर दक्षिण में अभियान पर जाऊंगा। अब कुबाचा को तो मजा आ गया, कुबाचा को तो मजा आ गया, और कुबाचा ने क्या करा? कुबाचा ने यह करा कि लाहौर पर आक्रमण कर दिया। अब इल्तुतमिश गया नहीं था, और इल्तुतमिश ने क्या करा, यहीं पर कुबाचा को दबोच लिया और कुबाचा को खूब मारा, कुबाचा को बहुत मारा, कुबाचा को बहुत मारा, इधर दिया, इधर दिया, इधर दिया, और जाने कहां दिया, बहुत मारा। कुबाचा शर्मिंदा हो गया
और कुबाचा शर्मिंदा हो गया, तो कुबाचा ने शर्मिंदा हो गया तो सिंधु नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली, और इस प्रकार से कुबाचा की भी समस्या समाप्त हो गई। तो इल्तुतमिश के सामने 3 समस्या थी, एक प्रशासनिक सुदृढ़ता की समस्या अपन ने देख ली, दूसरी याल्दोज और कुबाचा की समस्या अपन ने देख ली, और तीसरी समस्या है मंगोल समस्या, बड़ी समस्या। तीसरी समस्या मंगोल समस्या। मंगोल समस्या। तो ये मंगोल समस्या क्या थी? तो अब सुनिए मंगोल समस्या। मंगोलिया नामक देश का नाम सुना होगा आपने, ये मंगोल जनजाति थी, और मंगोलिया नामक देश में एक बहुत ही खतरनाक व्यक्ति था, खतरनाक व्यक्ति। मैं उसका नाम बताऊं, आप लोग डरोगे तो नहीं ना? पक्का नहीं डरोगे? वैसे तो बहादुर बच्चे हो आप लोग, डरना नहीं। उस मंगोलिया में एक व्यक्ति था, खतरनाक, क्रूर, आदमखोर व्यक्ति था, खतरनाक अत्याचारी व्यक्ति था। उसका नाम था चंगेज खान। डरे तो नहीं ना? उसका नाम था चंगेज खान। तो चंगेज खान ने क्या करा? चंगेज खान बहुत खतरनाक व्यक्ति था। ये चंगेज खान, डर मत जानो, है ना? चंगेज खान बहुत खतरनाक व्यक्ति था, बहुत खतरनाक व्यक्ति था। ये एक तो हेल्थ हाइट में बहुत ऊंचा पुराना व्यक्ति, और एक क्या करता था, ये नरभक्षी व्यक्ति था। ये व्यक्ति को पकड़ता था और ऐसे गन्ने के जैसे काटना शुरू कर देता था, ऐसे जैसे अपन गन्ना छिलकर ऐसे खाते हैं ना, ऐसे छिल छिल कर खाने लग जाता था। ऐसा खतरनाक व्यक्ति था। तो ये जहां आक्रमण करता था वहां का राजा भाग जाता था। वैसा आपको मंगोलिया की जो स्थिति है वो पता होगी। क्या स्थिति है कि यहाँ पर आपने कहीं सुना होगा नाम कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? गोबी का मरुस्थल। कहां पर है? मंगोलिया में है। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में कोई कुछ मिलता नहीं है, तो क्या करेंगे ये लोग? आक्रमण करेंगे। तो गोबी का मरुस्थल मंगोलिया और चीन दोनों में आता है, लेकिन ज्यादा मंगोलिया में आता है। तो चंगेज खान ने क्या करा? चंगेज खान ने एक एक, दो दो, चार चार छोटे छोटे मंगोलों को संगठित करा और अपनी एक सेना बनाई, और धीरे 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 ये सेना एक बड़ी सेना हो गई, और बड़ी सेना हो गई। और चंगेज खान का तो नाम सुनते ही राजा की हालत खराब हो जाती थी। तो चंगेज खान ने आक्रमण करने शुरू करे। चंगेज खान ने फारस पर आक्रमण करा तो फारस का शासक रोम भाग गया। फिर चंगेज खान ने ख्वारिज्म पर आक्रमण करा। देखिए, चंगेज खान ने ख्वारिज्म पर आक्रमण करा। तो ख्वारिज्म का राजा कौन था? तो ख्वारिज्म का शाह था जलालुद्दीन मंगबर्नी। जलालुद्दीन मंगबर्नी एक ख्वारिज्म का राजा था। जलालुद्दीन मंगबर्नी ख्वारिज्म का शाह था। अब इस चंगेज खान ने क्या करा? चंगेज खान ने ख्वारिज्म पर आक्रमण करा तो ख्वारिज्म का शासक जलालुद्दीन मंगबर्नी भारत की ओर भागा। ये भारत की ओर है, जलालुद्दीन मंगबर्नी भारत की ओर भागा। बीच में आती है सिंधु नदी, और इस जलालुद्दीन मंगबर्नी ने भारत की ओर भागा। और भारत में यहाँ पर किसका राज था उस समय? इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश। तो जलालुद्दीन मंगबर्नी ने बोले कि इल्तुतमिश तू मुझे पनाह दे दे। तो इल्तुतमिश ने बोले कि भाई मैं तुझे क्यों पनाह दे दूं, ऐसी क्या स्थिति आ पड़ी? तो बोले कि इल्तुतमिश मेरे ऊपर ना चंगेज खान का आक्रमण हो गया। इस जलालुद्दीन मंगबर्नी ने बोला कि मेरे ऊपर चंगेज खान का आक्रमण होगा। इल्तुतमिश तो डर गया। भाग उधर भाग, इधर क्या कर रहा है? उधर भाग। मैं नहीं दूं तुझे पनाह। इल्तुतमिश तो बहुत डर गया। क्यों डर गया?
क्योंकि उसके पीछे कौन लगा? चंगेज खान लगा। तो इल्तुतमिश ने, ये देखिए यहां पर ये इसको सिंधु नदी से इधर नहीं आने दिया, बोले कि मैं तुझे नहीं आने दूंगा। और ये जलालुद्दीन मंगबरनी यहीं पर रुक गया। उधर से चंगेज खान आया और चंगेज खान ने जलालुद्दीन मंगबरनी को पकड़ लिया और चंगेज खान जलालुद्दीन मंगबरनी को खा गया, पकड़ के खा गया, क्योंकि चंगेज खान था इतना खतरनाक व्यक्ति। इस प्रकार से इल्तुतमिश ने अपनी सूझबूझ से नवशेषव दिल्ली को चंगेज खान जैसे बर्बर व्यक्ति से बचा लिया। तो अब ये समस्या तो हो गई समाप्त। फिर चंगेज खान भारत में नहीं आया। वैसे चंगेज खान इतना खतरनाक व्यक्ति, मैं आपको जानकारी दे दूं, वर्तमान में चंगेज खान के 3 करोड़ वंशज हैं। 3 करोड़। तो इसने रूस में आक्रमण करा, चाइना पर आक्रमण करा। चंगेज खान का भारत पर आक्रमण नहीं हुआ था। चंगेज खान ने कौन सी नदी पार नहीं करी थी? चंगेज खान ने सिंधु नदी पार नहीं करी थी। आपका प्रश्न ऐसा आता है कि चंगेज खान ने कौन सी नदी पार नहीं करी थी? तो चंगेज खान ने सिंधु नदी पार नहीं करी थी। एक नदी पार करने का एक और प्रश्न आता है कि सिकंदर महान ने कौन सी नदी पार नहीं करी थी? तो सिकंदर महान ने व्यास नदी पार नहीं करी थी। ये व्यास नदी इधर पड़ती है, व्यास नदी। तो सिकंदर महान ने व्यास नदी पार नहीं करी थी और इसने सिंधु नदी पार नहीं करी थी। फिर उसके बाद में आगे देखते हैं, हम पढ़ रहे हैं इल्तुतमिश, इसको मैं मिटाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम इल्तुतमिश को आगे बढ़ाते हैं। तो ये समस्याएं समाप्त हो गई। अब क्या हुआ? अब होगा इल्तुतमिश की मृत्यु। तो अब इल्तुतमिश की मृत्यु कैसे हुई? तो इल्तुतमिश का एक योग्य लड़का था, उसका नाम था नासुद्दीन। नासिरुद्दीन नहीं है, नासुद्दीन। आगे जाकर इस नासुद्दीन महमूद का लड़का आएगा, उसका नाम रहेगा नासिरुद्दीन। वो 20 साल तक राज करेगा, उसको मैं बाद में बताऊंगा। तो ये आता है नासुद्दीन एक योग्य व्यक्ति था। तो इस नासुद्दीन ने क्या करा? नासुद्दीन ने बंगाल पर अभियान करा। ये देखिए, ये वाला क्षेत्र बंगाल। तो इस नासुद्दीन ने बंगाल अभियान करा, क्योंकि यहां पर एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम था, बंगाल का राजा था उस समय, बलखा खिलजी। तो इस बलखा खिलजी ने क्या करा? इसने नासुद्दीन महमूद ने बंगाल पर आक्रमण करा। बलखा खिलजी ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी, इसलिए नासुद्दीन महमूद ने बंगाल पर आक्रमण करा और बंगाल के कुछ क्षेत्रों को तो जीत लिया, लेकिन इस बलखा खिलजी ने इस नासिरुद्दीन महमूद की हत्या कर दी। बलखा खिलजी ने, क्या निकल गया? नासिरुद्दीन निकल गया। नासिरुद्दीन नहीं, नासुद्दीन। इस बलखा खिलजी ने नासुद्दीन महमूद की हत्या कर दी। अब नासुद्दीन महमूद मर जाता है। अब नासुद्दीन महमूद मर जाता है तो बंगाल में कौन आएगा? बंगाल में अब इसका आक्रमण करने के लिए इल्तुतमिश आएगा। इल्तुतमिश ने बलखा खिलजी की हत्या कर दी और यहां पर इल्तुतमिश ने बंगाल में एक मकबरा बनाया था, जिसको नाम क्या दिया गया था? सुल्तानगढ़ी का मकबरा। मैं इधर लिख देता हूं इसको, सुल्तानगढ़ी का मकबरा। सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनाया इसने। कहां पर बनाया? बंगाल में बनाया, जो कि पूर्णतः इस्लामी शैली में बना,
इस्लामी शैली में बना भारत का, उस समय भारत बंगाल में था, भारत का प्रथम मकबरा था, प्रथम मकबरा जो इस्लामी शैली में बना था, पूर्णतः इस्लामी शैली में बना भारत का प्रथम मकबरा था। फिर क्या हुआ कि अपने योग्य पुत्र की मृत्यु हो गई, नासुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई, तो उसी गम में, उसी दुख में 1236 में इल्तुतमिश की भी मृत्यु हो जाती है। अब इल्तुतमिश के बाद में गद्दी पर कौन बैठता है? तो अब इल्तुतमिश के कोई भी योग्य बालक नहीं रहते हैं, इसकी एक योग्य बालिका रहती है, एक लड़की रहती है इसकी। लेकिन इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद में इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी तो किसे घोषित करा था? रजिया सुल्तान को घोषित करा था। इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान को घोषित करा था। लेकिन इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद में राजा कौन बन जाता है? इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद में राजा बन जाता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रुकनुद्दीन फिरोज शाह। तो दोस्तों, हम नेक्स्ट क्लास में रुकनुद्दीन फिरोज शाह से स्टार्ट करेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो पर कमेंट्स करें। और दोस्तों, आप ही तो मेरी दुनिया हो, आप ही मेरा परिवार हो, आप ही सब कुछ हो। मैं आपसे नहीं बोलूंगा कि आप सब्सक्राइब करवाओ, तो किससे बोलूंगा? प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।